अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। आज है 17 दिसंबर 2022, हफ्ते का दिन। और आज ही वो अहम तरीन दिन था जब तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो 2 असम्बलियों को डिज़ोल्व करने की हतमी तारीख देंगे। लेकिन उनको रोकने के लिए मुख्तलिफ जनाब तरीक़ेकार इस्तेमाल किए गए। बहुत सारी मुलाकातें होती रही। ईमान सदर इन मुलाकातों का मरकज़ रहा और सदर ममलिकत ने 3 मरतबा आकर ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकातें भी की। और वो अहम तरीन जो नेगोशिएशन होती रही थी उससे वो वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहे। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल राब्तों में रहे। ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बल्कि वो हकूमती हलकों से भी राब्ते में थे, ज़राए का कहना यही है। और हुकूमत चाहती थी कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से रोका जाए कि वो असम्बलियों को डिज़ोल्व ना करें। और आखिरकार रात को अहम तरीन जनाब कुछ मुलाकातें हुई और मुझे तजस्सुस था कि मैं देखूं कि आखिर इन अहम तरीन मुलाकातों में हुआ क्या है और आज 17 तारीख को क्या होने जा रहा है। तो मुझे मेरे ज़राए ने बताया है, काफ लीग के ज़राए ने बताया है कि इमरान खान ये आसाब की जंग जीत गए हैं और अब महज फ़तह का ऐलान होना बाकी है। वो किस तरीके से जी कि शाम को इमरान खान से बहुत सारे लोगों ने मुलाकातें की। उन्होंने वकला कन्वेंशन से भी ख़िताब किया, उन्होंने कुछ और वफूद से भी मुलाकात की, मुख्तलिफ़ अखबारात के एडिटर से भी मुलाकात की। उनका एक ही मौक़िफ़ था कि वो असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते, ये वो जायज़ काम है जिसे वो मुनासिब नहीं समझते, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि इसको किया जाए। क्यों पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और हुकूमती जो इरादे नज़र आ रहे हैं वो इलेक्शन कराने के हरगिज़ नहीं है। हुकूमत इसे डिले करना चाहती है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि कम अज़ कम इसे सितंबर तक इलेक्शन को सितंबर 2023 तक इलेक्शन को लटका दिया जाए और फिर कोशिश की जाए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए और इन इलेक्शन को 2024 तक ले जाया जाए। तो इससे नून लीग तैयारी करना चाहती है। एक तो अपने तमाम केसेस ख़त्म कराना चाहती है, नंबर 2 जो इनके दरमियान इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उस पर काबू पाना चाहते हैं और वो अपनी गिरती हुई साख को भी संभाला देना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब इस्टेब्लिशमेंट जो गुज़श्ता 8 महीनों से इस PDM की हुकूमत के साथ खड़ी थी वो उनके साथ खड़ी रहती। लेकिन इमरान खान ने एक आसाब की जंग लड़ी और भरपूर प्रेशर डाला। उस हवाले से इमरान खान साहब पर भी बहुत ज़्यादा आसाबी दबाव पड़ा। उन पर बहुत सारे आसाबी वार किए गए। उनको क्लियरली कह दिया गया कि अगर ये 2 हुकूमतें टूटती हैं तो उनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा बल्कि उनकी जो पार्टी है वो भी तोड़ दी जाएगी। और उनसे पहले उन पर हमला भी कराया जा चुका था। लेकिन मैं कहता हूं कि इमरान खान बहुत ही मजबूत आसाब का मालिक है और वो गुज़श्ता कुछ अरसे से वो मुसलसल टाइम देता आ रहा था। वो जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो उस वक्त भी वो कहता था कि मैं आपको बार बार टाइम दे रहा हूं, आप इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये हुकूमती टोला और हुकूमती जो इत्तेहाद है ये किसी सूरत भी मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बिलाखिर ये इस आसाबी जंग की इस 16 और 17 दिसंबर की दरमियानी शब ये इख्तिताम को पहुंचा है और एक समझौते की तरफ बढ़ा जा रहा है। हुआ क्या है जनाब कि मगरिब के बाद मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही साहब रावलपिंडी पहुंचे हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के और कुछ मुक़्तदर हलकों से अहम तरीन मुज़ाकरात किए हैं। एक इस तरफ तो PDM की सूरत हाल थी और PTI और काफ लीग की सूरत हाल थी। दूसरी तरफ जो PDM है वो टूट कर, चूंकि एक गैर फितरी इत्तेहाद था, इनका आपस में ना कोई नजरियात मिलते थे, ना इनकी सोच मिलती थी, ना इनकी कोई जमातों की हमांगी थी, बल सिर्फ और सिर्फ एक ही मुश्तरका मफाद था, वो था कि PTI से किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। इस यक नकाती एजेंडे पर चूंकि वो इकट्ठे हुए थे और उनको इस्टेब्लिशमेंट ही इकट्ठे किए हुए थी, उनके दरमियान में बॉन्ड बनाए हुए थी और जोड़ लगाए हुए थी और एल्फी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से बज़ाहिर ये इत्तेहाद कायम व दायम नजर आ रहा था। लेकिन बिलाखिर ये टूटना शुरू हो गया है और इमरान खान ने जो वार करना था PDM पर और इस हुकूमत को तोड़ना था, उसके बखिए और हिस्से उधड़ना पहले ही शुरू हो गए। हुआ क्या है जनाब, इस हवाले से बहुत सारी अहम तरीन इक़दामात हुए हैं। पहली बात तो यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने
इमरान खान के भरपूर दबाव और जो जिसे मैंने गुज़श्ता दिनों कहा था कि हनीमून का पीरियड उन्होंने बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया, और एस्टेब्लिशमेंट जब उनको वार्न कर रही थी तो वो भी कह रहे थे कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप इनका साथ ना दें, अगर आप पीडीएम का साथ देंगे तो आपसे भी वही सलूक किया जाएगा जो पीडीएम से किया जा रहा है। और उसके लिए तमाम तर नताइज भुगतने के लिए इमरान खान साहब तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार करना है, अभी आके कर लो, मैं ज़मान पार्क में बैठा हूं, मैं इस वक्त जख्मी हूं, मैं भाग नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, आप में जुर्रत है, आप चाहते हैं 30 मुकदमात आपने कायम कर दिए, आकर मुझे गिरफ्तार कर लें। दूसरा, आपने मुझे कत्ल कराने की कोशिश की, मुझ पर कातलाना हमला हुआ और मैं अपनी FIR तक दर्ज नहीं करा सका, इससे ज़्यादा मेरे साथ आप क्या करेंगे? आपने इक़्तिदार से मुझे अलहदा कर दिया, लेकिन मैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर गया। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल है ये है कि पाकिस्तान मुआशी दलदल में धंस चुका है और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के असरात नज़र आने लगे हैं। IMF ने रास्ता छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है और मज़ीद बातचीत करने से इनकार कर दिया है, और जो उनकी मज़ीद शराइत हैं वो भी इंतहाई सख्त हैं। इस सारी सूरत हाल ने आखिर हकूमती जो इत्तेहाद था उसमें बाकायदा दरारें डालना शुरू कर दी हैं और अब उनमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि अमेरिका में मुकीम है इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने आकर एक कैटेगोरिली एक हुकूमत के मुंह पर जैसे तमाचा मारते हैं वो मारा, क्योंकि हुकूमत ऐलान कर चुकी थी, मुसद्दिक मलिक साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय कर चुके थे कि उन्होंने रूस से मुआहदा कर लिया है और वो वहाँ से सस्ता तेल खरीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो आइंदा वज़ीर आज़म बनने के लिए अपनी CV पर जमा कराने के लिए कोशा हैं और उन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ तोड़ और उनकी बातें मानने और मनवाने पर जो इस वक्त मसरूफ़ हैं और मुसलसल बिरून मुल्क दौरों पर हैं, उन्होंने अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने एक कमाल मुस्कुराहट के, और उस इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी, बल्कि जिसे कहते हैं कि हकारत वाली मुस्कुराहट थी, और उन्होंने कहा जी हम सस्ता तेल, कौन सा सस्ता तेल हम खरीदने के लिए नहीं जा रहे। ये बात रूस के लिए भी साफ ज़ाहिर बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि पाकिस्तान दूसरी मरतबा रूस के साथ ऐसा कर रहा था। पहले जो तेल रूस इमरान खान की हुकूमत को 30% रियायत देने के लिए तैयार था, अब वो फ़कत 13 से 15% रियायत देने के लिए तैयार है। लेकिन इसको भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ कैटेगोरिकली इनकार कर दिया। अगरचे हुकूमत ने कहा है जी कि उनको इन डील का इल्म नहीं था, लेकिन ये कैसी हुकूमत है इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ये वो हुकूमत है कि एक हुकूमत रूस से तेल ख़रीदने के लिए जा रही है और बाकायदा मुआहदा किया जा चुका है, लेकिन उसके माफ़ कीजिएगा वज़ीर ख़ारजा को इस बात का इल्म नहीं है। ये तो यहाँ तक की सूरत हाल थी। दूसरी तरफ जो मिफ्ता इस्माइल हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना है और मौजूदा वज़ीर ख़जाना, इसहाक डार के दरमियान जैसे कहते हैं एक बाकायदा लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक दूसरे को ना सिर्फ ताने दिए जा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है। तो इनकी आपस की लड़ाई ने हुकूमत को बहुत ही ना सिर्फ पसपा कर दिया है बल्कि मुख्तलिफ महाजों पर शर्मिंदा भी कर दिया है। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि दो मज़ीद बातें ऐसी हुई हैं जिसने इस हुकूमत की रही सही साख भी ख़त्म कर दी है। वो क्या है कि नूर आलम खान PTI के मुनहरिफ रहनुमा थे और इस वक्त वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे और इमरान खान की डट कर मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहने पर मजबूर हुए हैं कि तमाम के तमाम जो वज़रा हैं इस वक्त रिश्वत लेने पर लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि एक वज़ीर को 50,000 रुपये भी रिश्वत मिलती है तो वो भी लेकर लोगों के काम कराने पर इस पर लगे हुए हैं। 100 के करीब वज़रा हैं और सब के सब उनके बकौल वो रिश्वत लेकर ये इस वक्त ज़माम हुकूमत जो है वो चला रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि शायद वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर PTI में शामिल हो जाएं, आज मेरी वो पेशेनगोई भी दुरुस्त साबित हुई और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने पीपल्स पार्टी को बाकायदा खैरबाद कह दिया और उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया। उन्होंने जियो के प्रोग्राम में आकर बहुत ही अहम तरीन बातें की। उन्होंने तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ की बिल्कुल तायद की कि हुकूमत को जो गिराया गया उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। उन्होंने कैटेगोरिकली बताया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कि सिंध में अस्तबल लगा गए, इसमें घोड़ों की मंडियां लगाई गई और अरकान की खरीदो फरोख्त की गई और करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर खर्च करके PTI के लोगों को ख़रीदा गया। न सिर्फ PTI के लोगों को ख़रीदा गया बल्कि कुछ आज़ाद अरकान और जो मुख्तलिफ जमातों के लोग थे
उनको भी खरीदा गया। तो पाकिस्तान तो पीडीएम में ये दरारें ना सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि एएनपी ने और जेयूआईफी ने भी जब इस डूबती हुई कश्ती से को देखा है तो उन्होंने छलांग लगाने के इरादे कर लिए हैं। रेकोडेक पर इख्तलाफात हुए और गुज़श्ता रोज़ जो फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें इन दोनों पार्टियों के नुमाइंदे शामिल नहीं हुए और उन्होंने इसका बाइकआउट किया। ये सूरत हाल थी। और दूसरा जो आगे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि पीडीएम एक इत्तेहाद नहीं बन रहा। उसकी वजह यह है कि पंजाब की तमाम नज़रें पंजाब पर हैं और मुस्लिम लीग नून पंजाब से सर्वाइवल चाहती है, लेकिन ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा हिस्सा मांग रही है बल्कि जेयूआईफी उनसे हिस्सा मांग रही है और दीगर जमातें भी। और अगर वो काफ लीग को मिलाते हैं साथ तो वो इससे भी ज़्यादा हिस्सा मांगने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून तकरीबन यहाँ पर फारिग हो जाती है। तो ये तमाम तर सिनेरियो था और हामिद मीर ने आकर कहा जी कि उन्होंने भी इस पर मोहरे तस्दीक सब की है और उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी शर्मिंदगी से बता रहा हूँ कि लोगों को ना सिर्फ खरीदा गया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। हामिद मीर के बारे में आज एक बड़ा मशहूर जुमला था कि जब वो झूठ बोलना होता है तो वो जियो के प्रोग्राम में अपने ही प्रोग्राम में बैठते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सच बोलना होता है तो वो जियो को प्रोग्राम छोड़कर किसी और टीवी में बतौर मेहमान चले जाते हैं और फिर वहाँ सच बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज उन्होंने खुलकर सच बोला। उन्होंने कहा जी कि हकीकत ये है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और कामयाब कराई गई और एक रिजीम चेंज जो ऑपरेशन कराया गया, उन्होंने कहा जी कि मुझे चाहे गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए लेकिन हकीकत यही है कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। ये सारी सूरत हाल थी। ऊपर से इमरान खान साहब का मुसलसल दबाव है कि अब नई एस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत ने इस पीडीएम का बोझ उठाने से इनकार कर दिया है, जिस पर ये लोग तैयार हुए हैं। और वो जो कह रहे थे कि हम 2023 में जाकर इलेक्शन कराएंगे और 24 में जाकर इलेक्शन कराएंगे, वो ना सिर्फ इलेक्शन के लिए तैयार हो गए हैं और थोड़ा सा इमरान खान साहब को मनवाया गया है और कुछ अपनी बात मनवाई गई है और मुबैना तौर पर इसके जो गारंटर हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं और काफ लीग के रहनुमा परवेज़ इलाही साहब और दीगर लोग भी आए हैं। और इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, वो नहीं चाहते कि तारीख में उनको हठधर्म रहनुमा के तौर पर उनको याद किया जाए और लोग उनको कहें कि देखें जी उन्होंने कौमी सलामती की बात नहीं की, कौमी मुईशत की बात नहीं की और सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए वो तैयार हो गए। तो जो हुकूमत कहती थी जी कि सितंबर में हम इलेक्शन कराएंगे या फिर अगले साल 1 साल की एक्सटेंशन देकर 2024 में इलेक्शन कराएंगे, तो उन्होंने कहा है जी कि आप मार्च में इलेक्शन ना कराएं, थोड़ा सा डिले कर दें। और मार्च की सूरत हाल ये है कि 20 मार्च को माह रमज़ान शुरू हो रहा है और नज़र नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन 20 मार्च तक हो सके, लिहाजा 1 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है और ये अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में ये इलेक्शन करा दिए जाएंगे। और ऐन मुमकिन है कि वो 25 मई को जो पिछली मरतबा इलेक्शन हुआ था उससे कुछ 20 दिन पहले ये बाकायदा इलेक्शन करा दिए जाएं। और इसके दरमियान में बहुत सारे लोग हैं और रात को इस हवाले से बहुत सारी गारंटियां दी गई और इमरान खान को कायल किया गया कि वो कौमी मफाद की खातिर और पाकिस्तान की मुईशत की खातिर इस बात को कबूल करें और इलेक्शन को मार्च की बजाय अप्रैल के आखिर या मई 2023 तक ले जाएं। और इस पर किसी हद तक आमादगी इमरान खान ने जाहिर कर दी है। लेकिन आप जानते हैं कि इमरान खान साहब सुनते सबकी हैं, वो हर तरफ की बात सुनते हैं। जब उन्होंने कोई प्रेशर जो है अपने जहन में नहीं लाए, लेकिन अब वो कौम की खातिर, इस वकार की खातिर और मुईशत की खातिर इस पर किसी हद तक उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है। तो ये जो आज के बड़े बड़े फैसले होने थे उसकी एक झलक मैंने आपको रात को ही दिखा दी और मैंने ज़रूरी समझा कि इसको कल पर डिले ना किया जाए बल्कि रात को ही आपको बता दिया जाए। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।